जरा तसव्वुर करें कि कोई शख्स किसी गुलकार के गाने का महज एक अंग्रेजी तर्जमा सुनता है और उस पर एक ऐसा अजीब सा जुनून तारी हो जाता है। और वो जुनून इस कदर शदीद होता है कि हाँ, कि वो ना सिर्फ उस गुलकार की हर निशानी जमा करने लगता है, बल्कि मतलब अपने घर का और यहाँ तक कि अपने बड़े बेटे का नाम भी उसी गुलकार के नाम पर रख देता है। सही। मतलब ये सुनने में किसी अफसानवी कहानी जैसा लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन ये कोई अफसाना नहीं है, ये एक हकीकत है। और इसी हैरत अंगेज वाक़ये ने हमें आज की इस तहकीकी नशिस्त को तरतीब देने पर मजबूर किया है। आज के इस गहरे मुताले की बुनियाद दरअसल एक निहायत ही नायाब तहरीर पर है। बिल्कुल, और ये तहरीर कोई आम तहरीर नहीं है। जी हाँ, ये तहरीर मशहूर उर्दू शायर बदर वास्ती साहब ने लिखी है। वैसे तो हम सब बदर वास्ती साहब को उनकी बाकमाल शायरी के हवाले से जानते हैं, लेकिन इस मजमून से ये साबित होता है कि वो नस्र में भी अपनी एक मुनफरिद पहचान रखते हैं। हम्म और जहां तक मुझे याद पड़ता है, उन्होंने भोपाल के हिडन टैलेंट, यानी वहां के जो पोशीदा हुनरमंद हैं, उन पर एक अखबार में एक जबरदस्त सीरीज लिखी थी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आर्टिकल भी हमें इसी शानदार सीरीज से हासिल हुआ है। और भाई, हम बदर वास्ती साहब के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतनी कीमती मालूमात कलमबंद की। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आगे भी ऐसी ही नायाब तहरीरें सामने लाएं। ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ऐसी तहरीरें तारीख का वो हिस्सा होती हैं जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है। सही। और इससे पहले भी हमने नासिर कमाल साहब और आलम बिज़मी की अखबारी तहरीरों पर तबसरा किया था, तो इसी सिलसिले में अब बदर वास्ती की ये तहरीर भी शामिल हो गई है। यहाँ एक छोटी सी गुजारिश भी है कि अगर किसी के पास ऐसी कोई नायाब तहरीर हो तो वो हम तक ज़रूर भेजें। बिल्कुल। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया जा सकता है। कहानी दरअसल भोपाल के उनके सबसे बड़े मदा मंसूर अहमद फारूकी की बेमिसाल अकीदत के बारे में है। तो ठीक है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बदर वास्ती ने लिखा है कि मंसूर साहब की उस अकीदत की शुरुआत रफ़ी साहब के गाने हम काले हैं तो क्या हुआ के अंग्रेजी वर्जन से हुई। एक अंग्रेजी तर्जुमा सुनकर। जी। और इसी पर मुझे एक उलझन हो रही है। मतलब एक अंग्रेजी तर्जुमा सुनकर कोई किसी उर्दू या हिंदी गुलकार का इतना बड़ा दीवाना कैसे हो सकता है? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। देखें, ये उलझन बिल्कुल फितरी है। बज़ाहिर ये वाकई बड़ी अजीब बात लगती है, लेकिन अगर हम इसे मौसीकी और इंसानी नफ्सियात के ज़ाविये से देखें ना, तो इसके पीछे एक गहरी साइंस है। वो कैसे? होता यह है कि जब हम किसी गाने का तर्जुमा दूसरी ज़ुबान में सुनते हैं, तो असल गाने के बोल और उनकी सकाफ़ती बुंद तो गायब हो जाती है, राइट? हाँ, सही। बोल तो समझ नहीं आते। बिल्कुल। तो पीछे जो चीज़ बचती है, वो खालिसतन उस गुलकार की आवाज़ का तासुर, उसकी धुन और वो जज़्बा होता है, जो ज़ुबान की हुदूद से मावरा होता है। मंसूर अहमद फारूकी ने जब वो अंग्रेजी वर्जन सुना ना, तो उन्हें बोलों ने नहीं, बल्कि उस आवाज की अदायगी और उसके जज्बे ने अपनी गिरफ्त में लिया। अरे वाह! यानी मोहम्मद रफी की आवाज को समझने के लिए आपको उनकी जबान समझने की जरूरत ही नहीं थी। एग्ज़ैक्टली। वो आवाज़ खुद अपने आप में एक मुकम्मल ज़ुबान थी। ये तो बड़ी कमाल की तशरीह है। और फिर उस वाक़े के बाद जो हुआ, वो बदर वास्ती के मुताबिक किसी सहर से कम नहीं था। मंसूर साहब ने रफ़ी साहब से जुड़ी किताबें, खुतूत, तस्वीर, मतलब पुराने रिकॉर्ड्स जमा करना शुरू कर दिए। और सिर्फ जमा ही नहीं किए, बल्कि अपने घर का नाम भी मोहम्मद रफ़ी विला रख दिया। जी हाँ, और अपने बड़े बेटे का नाम रफ़ी रखा। और हर साल 31 जुलाई को, जो कि रफ़ी साहब की बरसी का दिन है, वो अपने इस नायाब मजमूए की बाकायदा नुमाइश लगाते हैं। हम्म लेकिन यहाँ ज़हन में एक और सवाल पैदा होता है। क्या हम इसे महज एक ख़ब्त, मतलब पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने की बीमारी, जिसे होर्डिंग कहते हैं, वो नहीं कह सकते? ये एक बहुत अहम सवाल है, और अक्सर लोग खब्त और सकाफ़ती विरसे की हिफाजत के दरमियान फ़र्क नहीं कर पाते। यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है, वो ये है कि मंसूर अहमद फ़ारूकी महज पुरानी चीज़ें जमा करने वाले कोई आम फ़र्द नहीं हैं। तो फिर वो क्या कर रहे हैं? वो दरअसल एक पूरे तहज़ीबी विरसे के मुहाफ़िज़ हैं। देखें, खब्त में इंसान बेमकसद चीज़ें जमा करता है, लेकिन यहाँ एक वाज़ेह तरतीब है। आज के डिजिटल दौर में ज़रा सोचें। जहाँ हर गाना सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। बिल्कुल। जहां डेटा बादलों में यानी क्लाउड में महफूज होता है, वहां इन पुरानी यादों को,
उन ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स को एक तबई शक्ल में, फिजिकल फॉर्म में महफूज रखना, ये अगली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ी सकाफती खिदमत है। सही। मतलब जब लोग इनकी नुमाइश में जाते होंगे तो वो महज तस्वीरें नहीं देखते होंगे। एग्जैक्टली वो एक दौर को छूते हैं। ये एक जिंदा अजायब घर है। जिंदा अजायब घर, मुझे ये लफ्ज बहुत पसंद आया। लेकिन इस कदर शदीद अकीदत को देखकर तजस्सुस पैदा होता है कि आखिर वो कैसी मिट्टी थी जिसने इस अजीम आवाज को जन्म दिया। हमें उस आवाज की जड़ों तक जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना चाहिए। बदर वास्ती साहब लिखते हैं कि मोहम्मद रफ़ी 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए। जी, और उनके वालिदैन हाजी अली मोहम्मद और अल्लाह रखी बाई थीं। हाँ, और कहा जाता है कि बचपन में ही उनके एक खानदानी दोस्त थे, अब्दुल हमीद। उन्होंने रफ़ी साहब के टैलेंट को पहचान लिया था। और यही वो मोड़ था जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। मैं टैलेंट होना एक बात है, लेकिन अब्दुल हमीद की वो नज़र दरअसल वो पहला कदम था जिसने इस खाम हीरे को तराशने का रास्ता खोला। लेकिन रुकिए, यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। आम तौर पर तो हम यही सोचते हैं ना कि रफ़ी साहब की आवाज़ बस एक कुदरती अतिया थी। बस वो माइक के सामने खड़े होते थे और जादू हो जाता था। ज्यादातर लोग यही समझते हैं, लेकिन हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। जी हाँ, तहरीर के मुताबिक उन्होंने बाकायदा और इंतहाई सख्त क्लासिकी मौसीकी की तरबियत हासिल की। मतलब? पंडित जीवनलाल मट्टू, उस्ताद अब्दुल वहीद खां और उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जैसे असातिज़ा से। ये मौसीकी की दुनिया के बहुत बड़े और भारी नाम हैं। बिल्कुल। और महज 13 साल की उम्र में उन्होंने लाहौर में अपना पहला स्टेज शो किया था। लेकिन मेरे जहन में यहाँ एक तजाद उभर रहा है। कैसा तजाद? क्लासिकी म्यूजिक तो बहुत सख्त और उसूलों में जकड़ी होती है, राइट? उसमें रागों की पाबंदी होती है। तो फिर क्या उनकी लाजवाल कामयाबी सिर्फ उनकी कुदरती आवाज का नतीजा थी, या इस सख्त क्लासिकी बुनियाद ने उन्हें फिल्मी दुनिया के हल्के फुल्के गानों के लिए भी काबिल बना दिया? अगर हम उसे थोड़े बड़े तनाजुर में देखें ना, तो बज़ाहिर ये एक तजाद लगता ज़रूर है, लेकिन दर हकीकत यही इनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था। इसे यूं समझें, क्लासिकी म्यूजिक की तरबियत किसी बहुत बड़ी इमारत की बुनियाद में फौलाद भरने के मुतरादिफ है। अच्छा। जब आपके पास उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की दी हुई इतनी मजबूत बुनियाद हो, तो आपके गले के पट्टे, आपका सांस पर कंट्रोल इस कदर पुख्ता हो जाता है कि फिर आप इस पर कोई भी इमारत खड़ी कर सकते हैं। चाहे वो कोई संजीदा क्लासिकी गीत हो या फिर कोई मस्ती भरा पॉप गाना। बिल्कुल। और जब वो 1944 में बॉम्बे आए और फिल्म गांव की गौरी से शुरुआत की, तो उनके पास यही फौलादी बुनियाद थी। फिर आगे चलकर मौसीकार नौशाद के साथ फिल्म बेजू बावरा का गीत आया, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। ओहो, वो गीत तो एक शाहकार है। जी, और इस खालिस क्लासिकी गीत ने इंडस्ट्री पर साबित कर दिया कि रफ़ी साहब सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर नहीं है, बल्कि मौसीकी के मुकम्मल माहिर हैं। इसी क्लासिकी ग्रामर ने उन्हें वो ताकत दी कि वो मुश्किल तरीन धुनों को भी निहायत आसानी से गा लेते थे। ये जो बुनियाद और इमारत की तशबीह आपने दी ना, इसने तो कई गुत्थियां सुलझा दी हैं। और इसी से हम देखते हैं कि वो किस कदर वर्सटाइल यानी हमागीर थे। बदर वास्ती की तहरीर में ये बात बड़ी खूबसूरती से उभर कर आती है कि उन्होंने खुद को हर अदाकार के मुताबिक ढाल लिया था। बिल्कुल, हर हीरो के लिए उनका अंदाज अलग होता था। जी, देवानंद के लिए गाते तो अलग रवानी, शमी कपूर के लिए गाते तो उसी आवाज में एक बेपनाह मस्ती और उछाल आ जाता था, और दिलीप कुमार के लिए गाते तो दर्द, और राजेंद्र कुमार के लिए खालिस रोमांस। अगर मैं ऐसे यूं कहूं कि रफ़ी साहब दरअसल गुलकारी की दुनिया के एक वोकल मेथड एक्टर थे, तो क्या ये गलत होगा? वो महज गाने के बोल नहीं गाते थे, बल्कि पूरी एक्टिंग कर रहे होते थे। हाँ, वोकल मेथड एक्टिंग की ये तशबीह तो बिल्कुल निशाने पर लगी है। और ये काम कैसे करता था, ये बड़ा दिलचस्प है। रफ़ी साहब माइक के सामने जिस्मानी तौर पर उस किरदार को महसूस करते थे। वाकई? जी, बताया जाता है कि जब वो शमी कपूर के लिए गाते थे ना, तो वो माइक के सामने उसी तरह कंधे हिलाते और उछलते थे जैसे शमी कपूर स्क्रीन पर करने वाले होते थे। अरे वाह, यानी बॉडी लैंग्वेज भी वही होती थी। बिल्कुल।
इस जिस्मानी हरकत से उनके गले के पट्टों पर बिल्कुल वही दबाव पड़ता था जो पर्दे पर अदाकार महसूस कर रहा होता था। और ये वो शऊरी तकनीक थी जो उनकी क्लासिकी तरबियत की बदौलत इतनी नेचुरल लगती थी। कमाल है। और शायद यही वजह है कि हर मौसीकार उनके साथ काम करना चाहता था। नौशाद से लेकर ओपी नैयर, मतलब एड़े जब जब जुल्फें तेरी, कितना चंचल गीत है। और फिर शंकर जयकिशन का बहारों फूल बरसाओ। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन, सबने उनका भरपूर फायदा उठाया। लेकिन इस मजमून में जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका गई वो उनकी जबानों का तनव्वुह है। हम उर्दू, हिंदी या पंजाबी तक तो समझ सकते हैं, लेकिन तहरीर के मुताबिक उन्होंने मराठी, सिन्हाली, यहाँ तक कि अरबी, फारसी और हैरान अंगीज तौर पर क्रियोल और डच जबानों में भी गीत गाए हैं। ये वाकई हैरान कुन है। मतलब एक शख्स जिसकी मादरी जबान पंजाबी और उर्दू थी, वो डच और क्रियोल जैसी जबानों में कैसे गा सकता है? क्या वो इन जबानों के माहिर थे? नहीं, वो इन जबानों के माहिर बिल्कुल नहीं थे। और ये एक अहम सवाल को जन्म देता है। जब कोई फनकार ऐसी जबानों में गाता है ना, तो वहां जबान का इल्म नहीं, बल्कि सौतियात यानी फोनेटिक्स और आवाज की बारीकियों को पकड़ने की सलाहियत काम आती है। यानी फिर से वही क्लासिकी तरबियत वाला जाविया। बिल्कुल। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से सीखने का फायदा ये होता है कि आपका कान माइक्रोटून्स को पहचानने का आदी हो जाता है। डच या क्रियोल के अल्फाज रफी साहब के लिए महज आवाज की लहरें और सौती नमूने थे। अच्छा, यानी उन्होंने जुबान को मानी के बजाय एक साज के तौर पर बरता। एग्जैक्टली। उनका तरबियत याफ्ता कान उन्हें सुनता और उनका लचकदार गला उन्हें 100% दुरुस्ती के साथ अदा कर देता। और ये इस बात का सबूत है कि उनकी आवाज जबानों और सरहदों की कैद से आजाद थी। वो पूरे बर्रे सगीर का मुश्तरका सकाफती विरसा बन चुके थे। और मंसूर साहब के मजमूए में इन तमाम जुबानों के गानों की मौजूदगी इसी आफाकियत का सबूत है ना? बिल्कुल। हमने उनके फन और उनकी हमागिरीत पर तो काफी बात कर ली, लेकिन एक सवाल अभी भी जहन में आता है। इतनी बेपनाह कामयाबियों के बावजूद कोई फनकार 40 साल बाद भी किसी इंसान के दिल पर इस तरह राज कैसे कर सकता है? ये बहुत अहम नुक्ता है और इसका जवाब हमें बदरवास्ती की तहरीर के इस हिस्से में मिलता है, जहां वो रफ़ी साहब की ज़ात की बात करते हैं। जी, कि शोहरत की इतनी बुलंदियों पर होने के बावजूद वो इंतहाई सादा और आजिज इंसान थे। उनके साथी फनकार उनकी शराफत का एहतराम करते थे। लेकिन एक फनकार के अच्छे इंसान होने का मदाहों से क्या ताल्लुक? मदा तो सिर्फ गाना सुनता है ना? बज़ाहिर ऐसा लगता है, लेकिन आर्ट और आर्टिस्ट को मुकम्मल तौर पर अलग नहीं किया जा सकता। एक सच्चे फनकार का खुलूस और आजिज़ी उसकी आवाज़ के ज़रिए सफ़र करती है। जब रफ़ी साहब गाते थे तो उनकी वो शराफत और दर्द माइक से होता हुआ बराह रास्त सुनने वाले के दिल तक पहुंचता था। और मंसूर अहमद फारूकी जैसे हसास मद्दाह इस खुलूस को पहचान लेते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए जब 1977 में फिल्म हम किसी से कम नहीं का गीत क्या हुआ तेरा वादा आया, तो वो उनकी एक ऐसी शानदार वापसी थी जिस पर उन्हें नेशनल और फिल्म फेयर अवार्ड मिले। हाँ, और इससे बहुत पहले 1967 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। लेकिन फिर 31 जुलाई 1980 का वो दिन आ गया जब दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हुआ। और तहरीर के मुताबिक जोहू मुस्लिम कब्रिस्तान में हजारों मद्दाहों की मौजूदगी में उनकी तदफीन हुई। जी, वो एक इंतहाई सोगवार दिन था। तो इस सब का मतलब क्या है? अवार्ड्स और शोहरत तो बहुत सौ को मिलती है, लेकिन इस मिरास का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अवार्ड्स अपनी जगह, लेकिन असल एजाज आवाम की वो मोहब्बत है जो 40 साल बाद भी जिंदा है। उनकी असल मिरास उनकी इंसानियत है। मंसूर साहब का वो मजमुआ इस बात का ऐलान है कि अजीम फनकार मरते नहीं, वो मदाहों के दिलों में जिंदा रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज के इस गहरे मुताले को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि बदरवासी की इस शानदार तहरीर के जरिए हमने ना सिर्फ मोहम्मद रफ़ी की फ़न्नी अज़मत को समझा, बल्कि भोपाल के मंसूर अहमद फारूकी की उस बेलौस मोहब्बत को भी देखा। जो इस अजीम विरसे को अगली नस्लों तक पहुंचा रही है। जी, और ये हमें बताता है कि सच्चा फ़न इंसान की रूह में किस हद तक उतर सकता है। और इसी के साथ इख्तिताम पर हम सुनने वालों के लिए एक गहरी सोच छोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये सोचने की बात है। आज के इस डिजिटल और तेज रफ्तार दौर में जहां गाने तेजी से आते और जाते हैं, जरा सोचिए
क्या आज की मौसीकी में कोई ऐसी आवाज या ऐसा फनकार मौजूद है जो 4 दहाइयों बाद किसी को इस हद तक मुतासिर कर सके कि वो उसके नाम पर अपने घर में एक बाकायदा अजायब घर बना ले? ये एक ऐसा सवाल है जो जदीद मौसीकी के म्यार और हमारी जज्बाती वाबस्तगी पर सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। हम एक बार फिर बद्रवास्ती साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और सुनने वालों को याद दिलाते चलें कि अगर उनके पास कोई नायाब तहरीर हो तो ज़रूर भेजें और हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। आज की इस तहकीकी निशिस्त का यहीं इख्तिताम करते हैं।